ओके सो बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 12th के हिंदी इलेक्टिव यानी कि हिंदी ऐच्छिक के सब्जेक्ट के लिए। बेसिकली बच्चों कल आपका जो हिंदी का प्री बोर्ड का पेपर होने वाला है कल यानी कि 28 दिसंबर 2022 को, ठीक है। तो इस दिन यानी कि कल आपका हिंदी का जो प्री बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। इसके लिए इस वीडियो में हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर को बच्चों कंप्लीटली यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन हमने लिए हैं वो ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर के प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम से पूछे जा चुके हैं। उन सभी क्वेश्चंस को हम इस पेपर में लेके आए हैं, ऐड किए हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सभी क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपके कल के प्री बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। तो देखो एक तो नया पेपर है वो मैं आपको समझाऊंगा अच्छी तरीके से, एक दूसरा पेपर है जो कि ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूं तो उसका आपको रिवीजन करवा दूंगा, ठीक है। तो यानी कि एक ही वीडियो में आपको दो क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक बार किसी बच्चे को यदि नहीं पता है तो मैं उसकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपका जो पेपर है वो दो सेक्शन में डिवाइड रहेगा। एक रहेगा खंड आ और एक रहेगा खंड बा। खंड आ में जो है बेसिकली इसमें आपके टोटल जो है वो एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे 48, जिसमें से आपको 40 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, ठीक है। हमारा जो आज की इस वीडियो का मेन पॉइंट है, मेन टारगेट है, मेन ऑब्जेक्ट जो है वो ये है खंड नंबर बी, वर्णात्मक प्रश्न। बेसिकली इसमें सह प्रसंग व्याख्या होती है, ठीक है। बेसिकली ये जो खंड बा है इसमें सह प्रसंग व्याख्या चाहे काव्यांश या गद्यांश दोनों की आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। अव्यक्ति माध्यम से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होते हैं उन सभी को आपको समझाऊंगा। फिर आपका जो है रचनात्मक लेखन आपको लिखना होता है वो भी आपको समझाऊंगा। अंतराल की जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं अव्यक्ति माध्यम, हम हर एक चीज को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। तो हम सीधा चलेंगे अपने खंड नंबर बाकी तरफ, क्योंकि खंड आ जो है वो ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। जिसमें पहले हमारा खंड आ यहाँ से शुरुआत हो गया था, ठीक है। मैंने ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं तो इसीलिए हम क्या करेंगे, सीधा खंड बा की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो खंड बा देख लेते हैं एक बार कहां से आएगा। हाँ ये आ चुका है हमारा खंड नंबर बा। ये रहा देखो खंड नंबर बा यानी कि वर्णात्मक प्रश्नों के बारे में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 रहेगा उसमें आपको 3 चॉइसेस मिलेंगी, ठीक है। यानी कि 3 पॉइंट होंगे, उसमें से किसी एक विषय पे आपको क्या लिखना होगा, एक रचनात्मक लेख। बेसिकली रचनात्मक लेख यानी कि जो भी आपको टॉपिक दिया जाता है उसके संबंध में आप क्या सोचते हो, क्या देखा, क्या समझा, वो आपको लिखना है, ठीक है ना। पूरा एक तरीके से आप ये कह सकते हो नॉर्मली भाषा में कि अच्छा मुझे ये लगता है ऐसा ऐसा होगा, तो ये आप लिख देंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे टॉपिक क्या है, एक है शिक्षा का महत्व, एक है दिया और तूफान, एक है ऑफिस का दिन। तो जहां तक मुझे लगता है कि आप सभी बच्चे शिक्षा के महत्व पर ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। अब जो एक आपका दूसरा पेपर था उसमें मैंने आपको परीक्षा का जो एक दिन है इसके संबंध में एक शीर्षक लेखन बताया था, ठीक है। इस वीडियो में शिक्षा के महत्व को समझ। तो देखिए शिक्षा के महत्व को लिखने के लिए बेसिकली इसे जो है वो आप अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हो, अपनी तरफ से भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन एक बेसिक सा जो कॉन्सेप्ट है उस संबंध में आप कैसे लिखेंगे इसको समझते हैं। तो बेसिकली देखिए शिक्षा का महत्व हर कोई जानता है। अगर इंसान पढ़ा लिखा है या शिक्षित नहीं है तो उसका समाज में कोई अस्तित्व नहीं। यानी कि इंसान यदि पढ़ा लिखा नहीं है या शिक्षित नहीं है तो आज के समय में समाज में उसे कोई इज्जत नहीं। जितना हमारे लिए खाना पीना महत्वपूर्ण है उसी तरीके से आज के टाइम पे मेरे नजरिए से शिक्षा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बन चुकी है। एक शिक्षित व्यक्ति अपने जीवन में जो सोचता है उसका जो उद्देश्य होता है वो उसे प्राप्त कर सकता है। वह किसी भी परेशानी का अपने विवेक, अपनी बुद्धि, अपने शिक्षा, अपने ज्ञान के आधार पे उसका सामना कर पाता है। यदि हम बात करें इस 21वीं शताब्दी की तो आज कई जगह ऐसी हैं जहां पे सही प्रकार से शिक्षा नहीं पहुंच पाती है और चाहे लड़की या लड़के हों सभी अशिक्षित रह जाते हैं। और ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में जो महिलाएं होती हैं, जो लड़कियां होती हैं वो अशिक्षित देखी गई हैं। उचित ज्ञान व शिक्षा का महत्व ना हो पाने के कारण आज विश्व के कई क्षेत्र के लोग, बच्चे, महिलाएं ये सभी शिक्षा से वंचित हैं। ये हमारे लिए हमारा जो एक एजुकेशन का सिस्टम है उसके लिए बहुत शेमफुल, बहुत ही शर्मनाक बात है कि एक इतने ताकतवर सिस्टम होने के बावजूद भी लोगों को ये नहीं मिल पा रही है शिक्षा, ठीक है। बच्चों तक, अन्य लोगों तक शिक्षा ना पहुंच पाने का सबसे बड़ा कारण है कि लोगों को ये पता ही नहीं है भाई कि हमें शिक्षा क्यों मिलनी चाहिए, हमें शिक्षा क्यों लेनी चाहिए, यही नहीं पता है लोगों को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो उदाहरण वैसे यहाँ पे गलत है कि आपको ज्यादा बड़ा लिखना नहीं है। टोटल कितने शब्दों में लिखना है, 120 शब्दों में लिखना है। यानी कि आपकी जो आंसर शीट होती है ना उसका एक तो ये वाला पेज और एक ये वाला पेज, यानी कि टोटल अगर हम देखें दोनों साइड का मिला के तो आपको केवल एक पेज लिखना है, ज्यादा से ज्यादा एक पेज, ठीक है। तो उस संबंध में आप इसमें ना थोड़ा और भी अपने तरफ से ऐड कर लेना। बाकी आपको इतना बड़ा लिखने की जरूरत है नहीं, ये मैंने एक एग्जांपल दे दिया, बेसिकली एग्जांपल आपको देना नहीं है।
बस आपको जो है इंपॉर्टेंट बातें वो आपको लिखनी है, ठीक है। ये तो मैंने सिंपल सा आपको समझा दिया, आप अपनी तरफ से ऐड कर लेना, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए परीक्षा के एक दिन की बात हो रही है, तो परीक्षा के एक दिन को लेके शुरुआत में आपको ये करना है, ठीक है। उसके बाद में आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ ये पेपर, ठीक है, इसीलिए मैं आपको बस ये वाला पेपर जो है वो दिखाऊंगा, बाकी जो समझाने वाला है वो मैं आपको ये वाला पेपर, ये वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब यहाँ से हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभिव्यक्ति माध्यम वाले, वो हमारे यहाँ पे शुरू हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से भी हम निकाल लेते हैं एक बार, ये रहा। तो ये हमारा पेपर नंबर 2 है, ये हमारा पेपर नंबर 1 है, जो अभी मैं आपको नया करवा रहा हूं। बेसिकली 1 जो है वो क्या है, वो न्यू है बेसिकली, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि भाई उल्टा पिरामिड शैली, जिसे एक अलग तरीके से पूछा जा सकता है इन्वर्टेड पिरामिड शैली, ठीक है, इन्वर्टेड पिरामिड शैली, इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो ये है क्या और इसके विकास का वर्णन कीजिए। तो बेसिकली उल्टा पिरामिड शैली ये समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय, उपयोगी और बुनियादी शैली क्या है भाई, ये समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय, उपयोगी और बुनियादी शैली होती है, ठीक है। ये जो शैली है, यह शैली कहानी या कथा जो हम लिखते हैं उससे ठीक उलट होती है। कैसे भाई, क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या फिर जो सूचना होती है, यानी कि जो क्लाइमैक्स होता है, वो पिरामिड के सबसे निचले हिस्से में नहीं बल्कि सबसे पहले होता है। यानी कि जो क्लाइमैक्स है, जो इंपॉर्टेंट तत्व है, जो इंपॉर्टेंट और न्यूज है, जो भी बात है, वो सबसे पहले आती है, उसके बाद में उसका ब्रीफिंग होती है, ठीक है। अब इसका विकास कब हुआ था भाई, तो विकास तब हुआ था बेसिकली जब 19वीं शताब्दी के मध्य इसका विकास हुआ था। कब, कि अमेरिका में जब गृह युद्ध हो रहा था उस दौरान इसका ज्यादातर विकास देखा गया था। कैसे हुआ था भाई, बेसिकली उस समय जो संवाददाता थे वो किसी भी घटना की खबर की जो कहानी वगैरह थी उनको पढ़ने में जहाँ पे भेजते थे, वो जो जिनको प्राप्त होता था उससे ज्यादा पढ़ने में रुचि नहीं रखते थे। क्यों भाई, क्योंकि पूरा बड़ा बड़ा रहेगा तो कौन पढ़ेगा, टाइम होता नहीं था वॉर के टाइम पे। तो इसीलिए ये उल्टा पिरामिड शैली अपनाई गई कि जो मेन इंपॉर्टेंट तथ्य, कहानी का क्लाइमैक्स, जो भी इंपॉर्टेंट बात है, वो सबसे पहले, और उसके बाद में अगर किसी को ब्रीफिंग पढ़नी है तो वो बाद में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसका विकास जो है वो 19वीं शताब्दी के बाद की मतलब तेजी से देखा जाता है, ठीक है। तो ये आपका समझ में आ गया कि भाई उल्टा पिरामिड शैली होती क्या है और इसका विकास कब हुआ था, ठीक। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 भाई, फीचर किसे कहते हैं और अच्छे फीचर की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो फीचर होता क्या है और फीचर की हमें विशेषताएं बतानी है। तो आइए देखते हैं भाई फीचर क्या है। देखो आपको ना 2-3 ऐसे वर्ड है फीचर के बारे में जो आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। इससे टीचर पे अच्छा इफेक्ट जाएगा। क्या, यदि आप लिखते हैं कि फीचर क्या है किस संबंध में, फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है। देखो, सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन, आपको ये 3 वर्ड तो याद करने पड़ेंगे अच्छे से, ठीक है, फीचर के बारे में, क्योंकि ये जो ऐसे वर्ड है जो फीचर की पूरी जानकारी यहीं पे दे देते हैं, ठीक है। इसका उद्देश्य बेसिकली पाठकों को सूचना देना, उनको शिक्षित करना होता है और मुख्य रूप से पाठकों को मनोरंजन करना होता है, ठीक है। फीचर लेखन में लेखक के पास में अपनी राय या फिर जो दृष्टिकोण है, अपने विचार, अपनी अभिव्यक्ति, इन सभी को मतलब कि अपने बातों को रखने का उसके पास में अधिकार होता है, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, वैसे तो ये इसकी विशेषता होगी, फीचर की पहली विशेषता, ठीक है। अब फीचर की आती है लेखन शैली कैसी होनी चाहिए। तो फीचर की लेखन शैली जो है, इसमें उल्टा पिरामिड शैली का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि जब आप कहानी का जो क्लाइमेक्स वगैरह वो पहले ही बता दोगे तो कोई पूरा का पूरा फीचर क्यों पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए काफी हद तक ये एक तरीके से कथात्मक होना चाहिए, एक कथा की तरह होनी चाहिए, कहानी की तरह होना चाहिए, ठीक। उसके बाद आती है इसकी भाषा की बात। तो फीचर लेखन की जो भाषा है वो समाचारों की विपरीत, समाचार में क्या होता है कि कठिन कठिन से शब्द लिए जाते हैं, ठीक है, और उसमें सेंटेंस वगैरह ऐसे नहीं होती, उसमें वर्डों से खिलवाड़ किया जाता है समाचार के टाइम पे, ठीक है। लेकिन फीचर में क्या होता है, भाषा एकदम सरल होनी चाहिए, आकर्षक होनी चाहिए, ऐसी भाषा होनी चाहिए जो कि व्यक्ति के मन को आकर्षित करे, ठीक है बच्चों। उसके बाद फीचर में समाचारों की तरह कोई शब्द की सीमा नहीं होती है, बल्कि समाचार जो होते हैं उससे बड़ी होती है एक रिपोर्ट, या फिर रिपोर्ट से बड़े, मतलब समाचार हो गया, रिपोर्ट हो गया, इन सभी से बड़ा होता है एक फीचर, ठीक है। एक अच्छे और रोचक फीचर के लिए उसके साथ में एक फोटो होना, रेखांकन या फिर ग्राफिक्स होना, ये बहुत जरूरी होता है, ठीक है। विषय क्या हो सकता है भाई, तो इसका विषय कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हल्के फुल्के विषय से लेके कोई गंभीर विषय है तो ये विषय भी इसके बन सकते हैं, ठीक है। तो फीचर लेखन की क्या क्या विशेषताएं हैं, आई होप आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो सबसे पहले भाई कि इसकी जो लेखन शैली है वो कथात्मक शैली होनी चाहिए, उल्टा पिरामिड शैली का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है।
फीचर लेखन की जो भाषा है वो सरल, रूपात्मक और मन को आकर्षित करने वाली होनी चाहिए। इसमें जो है शब्दों की सीमा नहीं होती, ये काफी बड़े होने चाहिए, ठीक है। एक अच्छे और रोचक फीचर के लिए अच्छा फोटो, रेखांकन, ग्राफिक्स वगैरह ये सारी चीजें होना जरूरी होता है। विषय चाहे कुछ भी हो सकता है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो फीचर होता क्या है और फीचर लेखन के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं वो आप समझ गए होंगे आसान तरीके से। अगला देखिए, गा दिया हुआ है कि विशेष रिपोर्ट की किन्हीं 3 प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो विशेष रिपोर्ट कई प्रकार की होती है, जिसमें से हमें कुल 3 प्रकार यहाँ पे समझाने हैं। तो देखिए, समाचार पत्र और पत्रिकाओं में गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर प्रस्तुत की गई रिपोर्ट को क्या कहते हैं? विशेष प्रकार की रिपोर्ट कहते हैं। यानी कि समाचार पत्र, पत्रिकाएं वगैरह ये जो भी होती हैं, आपने जितने न्यूज़पेपर्स वगैरह देखे, तो इनमें बहुत गहरी छानबीन करके एक अच्छा विश्लेषण और एक अच्छी व्याख्या के आधार पे जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है उसको बोलते हैं विशेष रिपोर्ट। अब ये कई तरीके की होती है, इसके कई प्रकार है, तो मेनली जो है वो इसके 4 प्रकार होते हैं। आपको 3 बताने हैं, तो देखते हैं भाई। सबसे पहली आती है खोजी रिपोर्ट, ठीक है। सबसे पहली आती है खोजी रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट में पत्रकार उन सूचना और तथ्यों को छानबीन करके जनता के सामने लाता है जो सबके समक्ष ना आए। यानी कि खोजी रिपोर्ट में क्या होता है कि जो संवाददाता होता है, या फिर अब नहीं, संवाददाता नहीं, बेसिकली पत्रकार यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। संवाददाता तो अलग हो जाता है, ठीक है। पत्रकार तो क्या होता है? ऐसी रिपोर्ट जिसमें पत्रकार उन सूचनाओं को, उन तथ्यों को छानबीन करके जनता के सामने लेके आए जो कि उनसे छुपाए जा रहे हैं, ठीक है, जो कि जनता को पता नहीं चलते, उनको लेके आए, ठीक है। फिर आती है इन डेप्थ, जैसा कि आपको पता चल रहा है, इन डेप्थ यानी कि अंदर से अंदर। तो बेसिकली सार्वजनिक रूप से प्राप्त जो तथ्य होते हैं, जो सूचना होते हैं, जो आंकड़े होते हैं, जो भी घटना के बारे में मिलते हैं, तो इन सभी की गहरी छानबीन करके जितने भी महत्वपूर्ण पहलू इसके निकलते हैं, उन सभी को सामने लाने वाली जो रिपोर्ट होती है उसे इन डेप्थ रिपोर्ट कहते हैं, ठीक है। तीसरी आती है विश्लेषणात्मक रिपोर्ट। ये क्या होती है बेसिकली? तो रिपोर्ट में घटना या समस्या से जुड़े तथ्यों का विस्तार से विश्लेषण व व्याख्या करना। देखिए, जैसे कि आपको पता है, नाम से पता चल रहा होगा, विश्लेषणात्मक यानी कि ऐसी रिपोर्ट जिसमें कोई घटना, कोई समस्या जो है उसका एक अच्छा, एक बड़ी सी व्याख्या करके उसका विश्लेषण किया जाए। फिर आती है विवरणात्मक रिपोर्ट। इसमें क्या होता है? तो बेसिकली जिस रिपोर्ट में समस्या का विस्तृत वर्णन और बारीक से बारीक तथ्य को उद्घाटित किया जाए। यानी कि विवरणात्मक रिपोर्ट क्या कहती है? जिस रिपोर्ट में समस्या का अच्छे से वर्णन किया जाए, काफी बड़ा वर्णन किया जाए, और उस वर्णन में छोटे से छोटा जो पहलू रहेगा उसको भी, तथ्य को एकदम प्रामाणिकता के साथ सामने लाया जाए, ठीक है। अब ये बेसिकली क्या है कि ये जो फीचर रिपोर्ट है, ये विशेष रिपोर्ट का कोई भाग नहीं है, बल्कि अलग से एक टॉपिक है फीचर रिपोर्ट का। तो ये होती क्या, मैं आपको बता देता हूं एक बार कि रिपोर्ट ये उल्टा पिरामिड शैली में लिखी जाती है, किंतु कुछ एक कथात्मक शैली में लिखी जाने वाली रिपोर्ट फीचर रिपोर्ट कहलाती है। यानी कि देखो, मेनली जो रिपोर्ट होती है वो कैसी लिखी जाती है? उल्टा पिरामिड शैली में। लेकिन कुछ रिपोर्ट ऐसी होती हैं जो कि कथात्मक शैली में लिखी जाती है, तो उन्हें फीचर रिपोर्ट कहते हैं। ये आपका जो है भी अलग टॉपिक है, इस क्वेश्चन का अलग टॉपिक है बेसिकली, ठीक है बच्चों। ये आपको समझ में आ गया इस तरीके से? हाँ, ये रहा, आपको समझ में आ गया कि भाई विशेष रिपोर्ट होती क्या है और विशेष रिपोर्ट के जो प्रकार है वो कौन कौन से, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन नंबर जो 8 था ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया आपका कंप्लीट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जब हम बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 को, हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को भी एक बार देख लेते हैं, उसके बाद में हमारा जो दूसरा पेपर रह गया था उसको देखिए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में बेसिकली आपको क्या करना है, इन दोनों प्रश्नों के उत्तर देने, 3-3 मार्क्स के हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कविता की रचना में छंद का महत्व क्या है, ठीक है। कविता की रचना में छंद का क्या महत्व होता है? तो पहले ये समझ लीजिए, छंद कविता में बेसिकली होता क्या है। तो छंद, इसका मतलब क्या है? तो वर्ण, मात्रा, यति, गति, लय, ठीक है। वर्ण, मात्रा, यति, गति, लय आदि का सुव्यवस्थित, सुसंगठित रूप ही छंद कहलाता है। इसीलिए देखो, छंद का मतलब क्या हो गया कि जो भी वर्ण वगैरह होते हैं कविता में, ठीक है, जो मात्राएं होती है कविता में, जो लय होता है, उसके गाने का जो लय होता है, तो इसको जब हम पूरी तरीके से सुव्यवस्थित कर देते तब वो जो है वो छंद के रूप में आ जाता है, तो उसको छंद बोलते हैं। अब कविता में क्या महत्व है भाई? तो महत्व ये है कि ये कविता को एक नया रूप प्रदान करते हैं, कि कविता एक कविता है तथा ये प्रभाव में बनी। देखो, कविता को जब हमने लिख दिया, ठीक है, अगर वो गाई नहीं जा सकती है तो वो ऐसा लगता नहीं ये कविता है। तो बेसिकली जो छंद होते हैं
वो कविता को ये वास्तविक रूप से कविता है ये प्रदान करता है, इसको अस्तित्व रूप में। ठीक है। दूसरा है जो पाठक होता है या फिर जो श्रोता होता है, इसके हृदय में सौंदर्य बोध की गहरी अनुभूति, यानी कि पाठक हो गया या श्रोता, जो भी उसको सुनने वाला है या जो पढ़ने वाला है, गाने वाला है, सुनाने वाला है, जो भी है, तो उसके अंदर उसके हृदय तक ये आघात करती है उसको अच्छे रूप में, सकारात्मक रूप में, कि बेसिकली ये कविता अच्छी है। तो ये छंद की वजह से होता है। ठीक है। तीसरा है सरलता से कंठस्थ या गायन किया जा सकता है। बेसिकली ऐसी कविता जिसमें छंद युक्त होगा, जो छंद वाली कविता होगी, उसे आप आसानी से गा सकते हो, उसको आप कंठस्थ कर सकते हो, बोल सकते हो। ठीक है। जैसे कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। मतलब कुछ ऐसे ही ऐसी कविताएं जिसे आप आसानी से सुन सकते हो और ये आपके मन को अंदर तक बेसिकली आपको प्रभावित करती है ये चीजें। ठीक है। कविता में सरसता, गेयता, माधुर्य, यानी कि कविता जो है माधुर्य का गुण होना चाहिए, ताकि माधुर्य यानी कि मधुर होनी चाहिए, ताकि जो सुनने वाला है या सुनाने वाला है वो दोनों इसके साथ में इंटरेक्ट कर पाए। ठीक है। उसके बाद कविता को संगीतात्मक प्रदान करते हैं, यानी कि संगीत में भी गाने के माध्यम से थी। एक तो नॉर्मल होता है कि हम कविता पढ़ लेते हैं, गा लेते हैं, ठीक है, लेकिन एक होता है ना गानों की तरह, सॉन्ग्स की तरह कविता को गाना, तो उसको भी ये छंद ही प्रदान करते हैं। आज के टाइम पे आप देखते होंगे कि जैसे कवि जी की दोहे हैं या फिर कवि जी की जो चौपाइयां वगैरह हैं, तो इन सभी को बहुत सारे गानों के माध्यम से आज के टाइम पे लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। आप यूट्यूब पे लिखेंगे ना कबीर के दोहे, तो आपको बहुत सारे सॉन्ग्स मिल जाएंगे इसमें। ठीक है। बात है वो तो छोड़िए कि आपको लिखावट, बल्कि सॉन्ग्स मिल जाएंगे और आप उन सॉन्ग्स के माध्यम से आसान तरीके से समझ भी सकते हो। तो ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पाता है? छंद की वजह से। ठीक है। तो ये कुछ कुछ बातें थी जो कि आई होप आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। ठीक है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कि नाटक के किन्हीं 3 तत्वों पर प्रकाश डालिए। तो नाटक के 3 तत्व कौन कौन से? सबसे पहला है कथानक, कथा, वस्तु। तो नाटक में जो कुछ भी कहा जाए उसे कथानक अथवा कथा वस्तु कहते हैं, यानी कि नाटक में जो कुछ कहा जा रहा है, जो शब्द है, उसको कथानक या फिर हम कथा वस्तु कहते हैं। इसी आधार पे कथा वस्तु या फिर कथानक के आधार पर ही नाटक शुरू होता है, नाटक मध्य तक पहुंचता है और नाटक का अंत होता है। इसीलिए कथानक या फिर कथा वस्तु के आधार पर नाटक को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, शुरुआत, मध्य और उसका अंत। ठीक है। उसके बाद आती है संवाद योजना। तो संवाद योजना करती है क्या है? बेसिकली संवाद ही कथानक को गतिशील बनाते हैं, यानी कि जो कथा कहने वाला होता है, नाटक को आगे बढ़ाने वाला होता है, उसको गतिशील देता है, गतिशील बनाता है। ये पात्रों के चरित्र का उद्घाटन करते हैं, यानी कि पात्र जो है, नाटक में हिस्सा लेने वाले जो पात्र हैं, उनका क्या चरित्र है उसको यह दर्शाता है। ठीक है। नाटक में संवाद योजना सहज होना चाहिए, सरल होना चाहिए, स्वाभाविक होना चाहिए, ये चीज है। फिर आती है भाषा शैली। तो कोई भी नाटक जो है उसमें बेसिकली नाटककार अपनी बातों को, अपनी संवेदनाओं को, अपनी अभिव्यक्ति करता है। तो इस संबंध में हालांकि वो अपनी बात को जरूर रख रहा है समाज के सामने, लेकिन उसे क्या बात ध्यान में रखनी चाहिए कि वो जो कह रहा है उससे किसी को आहत ना पहुंचे, भाषा उसकी सरल सहज होनी चाहिए और स्वाभाविक हो, यानी कि ऐसा नहीं कि आप बात कर रहे हो महिलाओं के प्रति जो शोषण होता है उसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए और आप उसी में कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस के जो वर्ड है वो ऐड कर दो, तो ये ऐसा नहीं। आपको आपके टॉपिक के अनुसार, आपका जो नाटक का बेसिकली विषय है उसके अनुसार शब्दों का चयन करना है। ठीक है। तो ये पार्ट हो गया आपका। तो इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन था बेसिकली क्वेश्चन नंबर 9 ये वाला कंप्लीट हो जाता है। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 आएगा, लेकिन 10 करने से पहले मैं आपको आपका जो दूसरा पेपर था इसके बारे में बता देता हूँ। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन था बेसिकली बच्चों कि बीट रिपोर्टिंग क्या है और विशेषी रिपोर्टिंग क्या है, यानी कि अंतर। तो बेसिकली आप देख सकते हैं बीट रिपोर्टिंग में जो संवाददाता होता है उसे किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र की, जिसके बाद वो रिपोर्ट देने वाला, बनाने वाला, जानकारी देने वाला है, उसकी जानकारी होनी चाहिए बस। लेकिन जो विशेषीकृत होता है उसे उस क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्रों की जानकारी होनी चाहिए और उनका एक अच्छे तरीके से छानबीन करने के बाद ही उनका बारीकी से विश्लेषण करके पाठकों के सामने लाना चाहिए। ठीक है। और बीट कवर करने वाले को संवाददाता कहते हैं और विशेषीकृत रिपोर्टिंग जो होती है इसको कवर करने वाले को विशेष संवाददाता कहते हैं। ये सिंपल है। ठीक है। उसके बाद में फिर है कि आलेख या फिर फीचर लेखन के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, और ये नाटक एक 3 तत्व, ये तो हमने कर ही लिया था। तो आलेख या फीचर वाला हम देखते हैं। तो एक अच्छा आलेख हो गया या फिर फीचर लेखन हो गया, इसकी मुख्य विशेषता क्या है? तो सबसे पहली कि भाषा सरल सहज होनी चाहिए और लोगों को समझ में आए, भावपूर्ण लगे, ऐसी होनी चाहिए। इसमें जो है वो नई नई जिज्ञासा जागृत करने की क्षमता होनी चाहिए, नए नए जो विचार होते हैं ये होने चाहिए इसमें। ठीक है। आप इसमें किसी भी एक बात को बार बार इसमें दोहराया ना करें, ये भी आता है।
नवीनता होनी चाहिए, ताजगी युक्त होना चाहिए, आकार जो है वो ज्यादा बड़ा नहीं होनी चाहिए। हालांकि ये तो है कि भाई समाचार से बड़े होते, लेकिन इतना भी बड़ा ना हो कि आपने 10,000 शब्द का लिख दिया, नहीं, तकरीबन 2, ढाई, 3 तक का चलता है, इतना होना चाहिए, ज्यादा है, ठीक है। 200 से लेके 2000 तक वर्ड का इसकी एक मैक्सिमम सीमा जो नॉर्मली कोई व्यक्ति पढ़ सकता है, वो वाली सीमा है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में 9वें में क्वेश्चन क्या था भाई कि समाचार और फीचर का तुलनात्मक वर्णन कीजिए। तो बेसिकली समाचार क्या करता है, समाचार पाठकों को सूचना देने का कार्य करता है। वहीं फीचर जो है, फीचर क्या करता है, ये पाठकों को सूचना भी देता है, उन्हें शिक्षित करता है और उन्हें मनोरंजित भी करता है, ठीक है। समाचार में जो उद्देश्य होता है, ये पाठकों को ताजी घटना से अवगत कराना होता है। समाचार की शब्द सीमा होती है, ठीक है, समाचार की शब्द सीमा होती है, लेकिन फीचर की कोई शब्द सीमा नहीं होती है। एक अच्छा फीचर 200 कम से कम 200 वर्ड से लेके और 2000 वर्ड तक पहुंच जाता है, ठीक है। समाचार में लेखक के जो विचार होती है, इसकी जो कल्पना होती है, उनकी जो अभिव्यक्ति होती है, उनकी बातें जो होती है, उनका स्थान नहीं मिलता है समाचार में, लेकिन जो फीचर होता है इसमें स्थान मिलता है, ठीक। उसके बाद में जो समाचार है इसमें फोटो का हो या ना हो अनिवार्य नहीं है फोटो का होना, लेकिन एक अच्छे फीचर के लिए फोटो या फिर ग्राफिक्स या फिर रेखांकन होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। समाचार पत्र और जो फीचर है इसकी ये विशेषता होगी, ठीक है। उसके बाद में कविता लेखन के लिए आवश्यक किन्हीं तत्वों का यहाँ पे वर्णन कीजिए। तो देखिए मैं तत्व आपको दिखा देता हूँ, आप पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। बाकी ऑलरेडी मैं एक पेपर में, 2 पेपर में आपको ये समझा चुका हूँ, 2 बार समझा चुका हूँ, 2 बार, ठीक है। देख लीजिए, भाषा का सम्यक ज्ञान, शब्द विन्यास, छंद विषय बुनियादी जानकारी, उसके बाद में भाषा एवं जो अनुभूति है, ये आप ऐसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। तो ये बेसिकली क्या है, हमारा दूसरा वाला है और ये जो है वो हमारा न्यू वाला है। तो न्यू के क्वेश्चन आंसर समझेंगे और दूसरे वाले का आपको दिखा दूंगा। पहला क्वेश्चन बच्चों ये है कि बनारस की पूर्णता और रिक्तता को कवि ने किस प्रकार दिखाया, कि बनारस जो शहर है ये पूर्ण कब होता है और ये खाली कब होता है। तो ये जो बात है ये लेखक ने या फिर कवि ने कब कही है और किस प्रकार से दर्शाया है। तो देखिए, एक तरफ है बनारस की पूर्णता और एक तरफ है बनारस की रिक्तता। तो बनारस में गंगा के तट पर सदा किसी न किसी त्योहार पर भारी भीड़ हमेशा लगी ही रहती है। श्रद्धालु दूर दूर से आकर पूजा पाठ, स्नान, दान, शिव के दर्शन करते हैं और खूब दान कर पुण्य कमाते हैं। इस प्रकार यह शहर भरा रहता है। तो बेसिकली बनारस जो शहर है, यहाँ पे गंगा घाट के तट पर हमेशा कोई ना कोई त्योहार आता ही रहता है, ठीक है ना। हिंदू धर्म में बहुत से त्योहार हैं, अगर देखा जाए तो रोज त्योहार है और ना देखे तो त्योहार है ही नहीं। वो आपने कहावत सुनी है ना कि मानो तो देवी या पत्थर तो है, तो ऐसा ही कुछ सीन है यहाँ पे भी, ठीक है। कि गंगा घाटी जो है, बनारस में जो गंगा घाट है, बेसिकली यहाँ पर गंगा के तट पर कुछ ना कुछ डेली बेसिस पे या फिर कुछ वीक में, कुछ 2-4 दिन में कोई ना कोई त्योहार बना रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पे लोग बड़े बड़े दूर से आते हैं, ठीक है। आप देखेंगे विदेशों से लोग आते हैं काशी पे, काशी हो गया, हरिद्वार हो गया, जितने भी हमारे तीर्थ स्थल है यहाँ पे लोग ज्यादातर आप देखेंगे। एक चीज मैंने नोटिस की है बच्चों, कि आप देखना कि भारत में ना जितने भी फॉरेनर आते हैं और जो इंडिया में किसी की भी भक्ति करते हैं, तो वो ज्यादातर पता है किसकी भक्ति करते हैं, श्री कृष्ण की करते हैं। क्यों करते हैं भाई, क्योंकि बेसिकली कृष्ण धर्म, बेसिकली भगवान कृष्ण के भक्ति को उनके बेसिकली हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण के महत्व को और ज्यादा फैलाने के लिए एक साधु थे, उनका वैसे नाम मुझे याद नहीं है। अगर आपको किसी को पता हो कि कृष्ण भगवान की महत्वता को अन्य जो कंट्रीज थी उसमें किस साधु ने फैलाया था, ठीक है, तो आप उसका नाम मुझे जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। वैसे मैं भूल गया, ये एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है। तो उन्होंने बेसिकली बहुत सारी कंट्रीज में हिंदू धर्म के जो श्री कृष्ण जी उनके जो मंदिर वगैरह थे उनका निर्माण करवाया, ठीक है, और वहाँ पे भक्ति गीत वगैरह का गायन भी करवाया। इसीलिए आप कहीं पे भी जाएंगे ना, तो किसी भी श्री कृष्ण के मंदिर में चले जाइएगा, बड़ा जो मंदिर होगा, जैसे कि दिल्ली का इस्कॉन मंदिर है, वृंदावन का इस्कॉन मंदिर है, और भी बहुत से इस्कॉन मंदिर है, वहां पे जाके देखना श्री कृष्ण की जहाँ पे मूर्ति होगी ना, ठीक बगल में एक साधु की मूर्ति होगी, इस तरीके के युग मुद्रा में बैठे होंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली आप जितने भी फौजन देखते होंगे तो वो किसके लिए होता है, वो इसीलिए होता है। तो इसी तरीके से वो जो बनारस होता है उसके बारे में ये कहानी कही कि यहाँ पे बहुत सारे त्योहार वगैरह हमेशा चलते ही रहते हैं। लोग यहाँ पे पूजा पाठ करने के लिए आते हैं, कोई स्नान दान करने के लिए आता है, कोई पूरी तरीके से यहाँ पे भक्ति में रमने के लिए आता है, ठीक है। अब ये बात आती है कि भाई बनारस की रिक्तता, यानी कि बनारस जो है वो खाली कब होता है, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, बनारस खाली कब होता है। तो बेसिकली बनारस की रिक्तता से आशय ये है कि ढलते ढलते अनेक श्रद्धालु अपने अपने घरों की तरफ लौटना शुरू कर देते हैं। शहर की अंधेरी गलियों से
गंगा की तरफ जाने वाले शवों को दिखाया है, जिसमें शहर धीरे धीरे खाली होता है। बेसिकली क्या होता है, एक तरफ तो त्योहार की बात हो रही है, दूसरी तरफ हो रही है रात की बात, जब पूरा का पूरा बनारस शहर अपने घरों में चला जाता है। ऐसा लगता है कि एकदम सुनसान शांति जैसी हो गई है। शहर की अंधेरी गलियों से गंगा की तरफ जाने वाले जो शव हैं, इनको दिखाया जा रहा है और धीरे धीरे ये शहर जो है वो फिर खाली होने लगता है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे बताई गई है। तो भरा कैसे रहता है और खाली कैसे रहता है, तो ये चीज आप यहाँ पे समझ सकते हैं। ठीक है, एक वो बीच में आपको मैंने भगवान श्री कृष्ण के फैलने की बात बता दी, वो एक अलग पार्ट है, बस इस तरीके से आप याद रखें। ठीक है, बाकी खा की बात करते हैं। कवि नयन न तिरुपति भेल, इसके माध्यम से विरहणी नायिका की किस मनोदशा को व्यक्त करना चाहते हैं। बेसिकली जो विद्यापति हैं, विद्यापति है या कौन थे, वैसे मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, अभी बताऊंगा आपको। वैसे आप यहाँ पे याद रखिएगा, कवि यहाँ पे यह बताना चाहते हैं कि सच्चे प्रेम में व्यक्ति कभी भी तृप्त नहीं हो पाता, यानी कि सच्चा जो प्रेम होता है, कभी भी व्यक्ति उस सच्चे प्रेम से बाहर निकल ही नहीं सकता है। ठीक है ना, इसीलिए आपने देखा होगा मोस्टली जो लड़के लोग होते हैं, वो ये कहते हैं कि मेरा तो सच्चा प्रेम था, अब मैं किसी के साथ में दोस्ती वगैरह नहीं करूंगा, मैं किसी से प्यार नहीं कर सकता। ठीक है ना, तो वो यही दर्शाता है कि वो एक सच्चे प्रेम में तृप्त हो चुका है। ठीक है, मतलब उससे तृप्त नहीं हो पाता है। ठीक है, यानी कि उस सच्चे प्रेम से वो बाहर निकल नहीं पाता है। नायिका भी जन्म जन्मांतर से नायक के साथ में फिर भी उसके एक क्षण के लिए भी अलग होना नहीं चाहती। दोनों साथ में रहते हैं लेकिन फिर भी एक क्षण के लिए अलग नहीं होना चाहती, और यही प्रेम का आदर्श रूप भी होता है। ठीक है, प्रेम हमेशा नवीन रहता है, प्रेम कभी पुराना नहीं हो सकता है, हमेशा उसमें नवीनता, जिज्ञासा, उत्साह, भावना, प्रेम, आनंद ये भरा रहता है। उससे तृप्त होना संभव ही नहीं है, यही नायिका की मनोदशा दर्शाई गई। ठीक है, उसके बाद में गा की बात करते हैं। सागर और बूंद से कवि का क्या आशय है, यह दीप अकेला पाठ के आधार पर बताइए। तो सागर और बूंद से क्या तात्पर्य है, तो देखेंगे बच्चों यहाँ पे एक तरीके से कि हाँ, सागर से कवि का आशय है विराट, और समाज से बूंद से कवि का आशय है मनुष्य। यानी कि सागर से कवि का आशय क्या है, विराट समाज, बहुत बड़ा समाज। बूंद से आशय क्या है, मनुष्य। बेसिकली इस विशाल संसार में सागर के समक्ष मनुष्य एक बूंद की तरह तुच्छ है। यानी कि इस विशाल संसारिक जो समाज है, इसमें मनुष्य सागर की जो बूंद होती है उसकी तरह एक तुच्छ है। जैसे कि बड़ा सागर है, उसमें असंख्य बूंदें होती हैं, तो उसी तरीके से हमारा समाज बहुत बड़ा है। ठीक उसी तरीके से मानव एक तुच्छ प्राणी है उस समाज का, किंतु यह तुच्छ बूंद जब पल भर के लिए ही सही सागर से अलग होकर सूर्य के रंग में रंग जाती है, तब वह विशिष्ट हो जाती है। जिस तरीके से आपने समुद्र वगैरह में देखा होगा, नदी तालाब वगैरह में, जैसे ही कोई लहर उठती है और एक बूंद जो है वो सागर तालाब नदी से थोड़ी ऊपर उठती है, ठीक है, अलग होती है उससे, बेशक से एक सेकंड के लिए, पॉइंट मिली 1 सेकंड के लिए, ठीक है ना, तो जब वो सूर्य का प्रकाश ग्रहण करती है और अपने आप को चमका लेती है, तो ठीक उसी तरीके से मनुष्य इस छोटी सी उम्र में कुछ ऐसा अनोखा कार्य कर जाता है कि वह संसार में अमर हो जाता है। जैसे हमारे क्रांतिकारी लोग हैं, ठीक है, महात्मा गांधी, राजगुरुदेव, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, अंबेडकर जी, ऐसे बहुत से क्रांतिकारी संविधान निर्माण दाता जो थे, जिनकी अहम भूमिका रही थी भारत के संविधान वगैरह बनाने के लिए। तो ये बेसिकली क्या है, इनको आज भी हम याद रखते हैं। क्यों रखते हैं भाई, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में, बेसिकली मनुष्य का जीवन एक उसी बूंद की तरह है, और उसी जीवन में इन्होंने ऐसे कार्य किए जो कि लोगों की भलाई के लिए, पूरी कंट्री के लिए थे। अब जितने भी बड़े राज्य महाराजे हैं, जैसे अशोक, महाराणा प्रताप, ठीक है ना, ऐसे बहुत से राजा को देख लो, इनको हम लोग आज भी याद करते हैं, इनकी शक्ति, बलिदान और इनके शासन करने की जो कला है उसकी वजह से। तो ये क्या दर्शाता है, ये यही दर्शाता है कि उस एक पूरे के पूरे जीवन को एक क्षण के रूप में दर्शाया गया, जैसे बूंद होती है उसी तरीके से। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा पार्ट समझ में आ गया। देखिए, मैं आपको जितना हो सकता है उतना एग्जाम्पल के जरिए भी यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल के जरिए भी, ताकि आप समझ सके इसे। बाकी क्वेश्चन नंबर 10 हमारा ये कंप्लीट हो गया, सारे क्वेश्चन आपने देख लिए अच्छे तरीके से। फिर आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 11। वेल 11 जो है, इसको करने से पहले मैं दूसरे पेपर के आपके क्वेश्चन दिखा देता हूँ। जैसे कि गीतावली पाठ, गीतावली के पद जननी निरखत बाण धुनैया, इसके आधार पे राम के वन गमन के पश्चात माता कौशल्या की जो मन स्थिति थी, ये आपको दर्शानी। तो मन स्थिति कैसी होती है भाई, कि राम के वन चले जाने के पश्चात दशरथ की मृत्यु हो जाती है, माता कौशल्या बहुत ही चिंतित होती हैं। उनकी जो, देखिए आप ना मुझे ध्यान से सुनिए, ये जो क्वेश्चन है
इनको मैं आपको समझा देता हूँ, बाकी आप इसे पढ़ सकते हैं तो पढ़ लेना, ठीक है। तो बेसिकली राम जी जब वन चले जाते हैं तो उनकी बचपन के जो धनुष बाण है, उनकी जूतियों को देखकर माता कौशल्या उन्हें अपने हृदय से लगा लेती हैं और उनके अपने श्री प्रभु श्री राम के अपने पास होने का आभास करती है और इस तरीके से वो बहुत ज्यादा चिंतित वगैरह रहती है, ठीक है, परेशान रहती है। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि भाई बनारस में बसंत का आगमन कैसे होता है और उसका क्या प्रभाव पड़ता है। बेसिकली जब नॉर्मली बसंत आता है तो क्या होता है, जब नॉर्मली बसंत आता है तो वातावरण काफी मनमोहक हो जाता है, फूलों की बहार आ जाती है, सुगंध से वातावरण घूम उठता है, ठीक है। लेकिन बनारस में ये बसंत ऐसा नहीं होता। बनारस में जो बसंत होता है वो धूल भरा हुआ होता है, ठीक है। एक बेसिकली यहाँ पे मोहल्ला है मधुवादी मोहल्ला, यहाँ पे एक तरीके से बहुत ही बड़ी धूल की आंधी आती है, सबके मुंह में धूल भर जाती है, किरकिराहट आ जाती है और जो भिखारी वगैरह होते हैं, ठीक है, इनके कटोरों में भीख नाम की इनकी इच्छा पूर्ति पड़ जाती है, ठीक है। और इस तरीके से ही होता है, बंदरों की जो आंखें होती है इनमें नमी आ जाती है, कुछ ऐसे से पॉइंट है, ठीक। अब गा दिया हुआ है बच्चों कि यह दीप अकेला पाठ में गीत और मूर्ति के सार्थकता स्पष्ट कीजिए। ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ। गीत कोई भी गीत आप लेते हो, ठीक है, कोई भी गीत आपने देखा होगा, वो नॉर्मली पन्ने पे रखा रहे अपने आप तो वो महत्व देगा नहीं, जब तक उसे कोई गाएगा नहीं। तो गीत तभी सार्थक होता है जब कोई उसे गाता है, ठीक। इसी तरीके से मोती, हमारे समुद्र में न जाने कितना मोती है, कोई नहीं बता सकता इस चीज को, ठीक है, क्योंकि अभी तक समुद्र की गहराई तक, पूरी गहराई तक अभी तो कोई पहुंचा भी नहीं है, ठीक है। आपने शायद ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, शायद 11th में कि शायद 13 किलोमीटर के आसपास टोटल अभी तक जो प्रवेदन है वो किया जा चुका है कोला महासागर में, कुछ ऐसा कोला क्षेत्र के महासागर में, कुछ याद नहीं मुझे, वैसे तो इतना याद है कि 12 से 13 किलोमीटर, ठीक है। तो जब तक कोई भी मोती समुद्र से निकलकर बाहर नहीं आ जाएगा उसका कोई महत्व नहीं होगा। और ये काम कौन करता है, चाहे गोताखोर हो, मशीन वगैरह हो, जब ये मोती को समुद्र के तल से बाहर निकाल लेते हैं उसका महत्व बढ़ जाता है, वो बिक जाते हैं, महत्व बन गया, सिंपल है, ठीक है ना। तो यही चीज है। उसके बाद में फिर आगे मैं अभी आपको बताऊंगा इसके सेप्सन व्याख्या के बाद, ठीक है। तो अब आप सभी बच्चे ध्यान से समझिएगा सेप्सन व्याख्या को। एक बार मैं इसे पढ़ता हूं और फिर हम हमारी जो सेप्सन व्याख्या उसे अब समझेंगे, ठीक है। तो पढ़ने के लिए छोटा सा करना पड़ेगा। देखिए, कुसुमति कानन हेरी कमलमुखी मुदि रहे दुए नयन, कोकिले कलरव मधुकर धुंधन कर दो झांपे का, माधव सुनि सुनि बचन हमारा तुई गुनि सुंदरी अति भेल दूबरी, गुनगुनि प्रेम तुहारा, धनी 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 कति बेरई बैसी, पुनित ही उठई न पारा, कातर डिथी करी चौदसी, हेरी नयन गरे जलधारा, तोहर बिन दिन छन जन तंजन, चौदस चांद समान, भनई विद्यापति सिवही नरपति लखमई दे रमान। बेसिकली अब ये जो आपकी काव्यांश दिया गया है, बेसिकली दो हैं, आपको किसी जो एक का है वो यहाँ पे समझा। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ, पहले एक का समझाऊंगा फिर आगे। तो देखिए, आपको सेप्सन व्याख्या लिखने के लिए मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार फिर से टोटल आपको जो है वो 4 बातें ध्यान में रखनी, ठीक है। नॉर्मली क्या करना है पहले तो कि सबसे पहले आप जिस भी सेप्सन काव्यांश या गद्यांश की सेप्सन व्याख्या लिखेंगे उसके शुरू के 4 से 5 वर्ड, ठीक है, शुरू के 4 से 5 नहीं, 2 या 3 वर्ड और आखिरी के 2 से 3, ठीक है। तो कुसुमित कानन हेरी नापति लकीमा दे जमान, तो ये शुरू के कुछ 3-4 वर्ड और आखिरी के 3-4 वर्ड। अब 4 जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सबसे पहली है, एक है हमारा संदर्भ, एक है प्रसंग, एक है व्याख्या और सबसे आखिरी आ जाता है फिर काव्यगत विशेषता, ठीक है। तो देखिए, संदर्भ में क्या लिखना है कि कहां से लिया गया है और क्या है, ठीक है। तो संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां कक्षा 12 का जो हिंदी विषय की किताब अंतरा है इसके विद्यापति की पदावली से अवतरित है, यानी कि कवि और कविता का नाम लिखेंगे संदर्भ में। प्रसंग, बेसिकली इसमें नायिका की विरह अवस्था का वर्णन किया गया। इस पूरे प्रसंग में जो नायिका है इसकी विरह अवस्था का वर्णन किया गया है, वह विरह में दिन प्रतिदिन कमजोर होती चली जा रही, इस अवस्था को यहाँ पे दर्शाया गया, ठीक। अब व्याख्या में आप व्याख्या कर देंगे तो बेसिकली राधा जी की सखी कृष्ण के सामने राधा की विरहावस्था का वर्णन करते हुए कहती है कि कमल के समान रूपवती राधा खिले हुए फूलों को देखकर अपनी आंखें बंद कर लेती है, अर्थात ये मिलन के प्रतीक हैं जो अब विरह में उन्हें दुख पहुंचा रहे हैं। आप सभी को पता है श्री कृष्ण की यदि कोई सबसे प्रिय सखी या किसी सबसे ज्यादा प्रेम करते थे तो सबसे पहले सुदामा जी थे और दूसरे नंबर पर फिर राधा जी आते, ठीक है। हालांकि कई जगह पे ये भी कहा गया है कि सबसे पहले राधा जी और फिर सुदामा जी आते। बेसिकली देखो, आप इतना याद रखो कि सबसे प्रिय राधा जी थे, ठीक है। तो जब वो वहां से चले जाते हैं, जहाँ पे वृंदावन से मथुरा के लिए चले जाते हैं, तो वहां पे उनकी सखी जो है वो मतलब
कोई जाता है फिर उनको समझाता है राधा की जो वियोग अवस्था है इसके बारे में, कि वो जो फूल होते हैं, जो मिलन का प्रतीक होते हैं, उनको देखकर वो अपनी आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि अब उनके प्रेमी श्री कृष्ण के पास नहीं है। हे माधव, हमारी बात सुनो, तुम्हारे प्रेम को याद कर कर वह बहुत दुर्बल कमजोर हो गई है। यदि वह धरती पर बैठ जाती है तो उससे उठा भी नहीं जाता। हे मेरे प्रभु है श्री कृष्ण, कि आपके इस प्रेम के चलते आज आपके वियोग में राधा इतना कमजोर हो चुकी है कि अगर एक बार धरती पे बैठ भी जाए तो वो दोबारा अपने आप उठ भी नहीं पाती है। वह अपनी व्याकुल दृष्टि से चारों दिशाओं में देखती रहती है कि शायद श्याम आएंगे, और लेकिन जब नहीं आते हैं तो निराश होकर रोने लगती है। तुम्हारे विरह में वह क्षण क्षण इतनी चीड़ दुर्बल होती जा रही है जैसे चौदस का चांद। यानी कि आपने देखा होगा जो चंद्रमा होता है वो बेसिकली जब एक तरीके से ये कह सकते हैं बेसिकली जो चंद्रमा होता है वो 15 दिन में एक बार पूरा होता है। फिर जैसे देखो एक बार ये पूरा हुआ, फिर पूरा होते होते ये धीरे 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 कट जाता है, और 14 के दिन बेसिकली 1% रह जाता है। ठीक है ना, तो वही दर्शाया गया है कि अब उसका जो शरीर है, उसका जो पूरा का पूरा जीवन है, वो मात्र 1% इस तरीके का बचा है। विद्यापति राजा शिव सिंह के आश्रय कवि थे, अतः वे उनकी प्रशंसा में कहते हैं हाँ ठीक है ठीक है। बेसिकली यहाँ पे क्या है कि आगे जो है ना यहाँ पे ये जो पार्ट ऐड हो गया था ना, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है ना, ये वाला, तो इसकी भी हमने व्याख्या करनी थी, ठीक है ना, तो इसीलिए आगे ये ऐड हो गया है कि विद्यापति जी के बारे में, कि विद्यापति जी राजा शिव सिंह के आश्रय कवि थे, अतः वे उनकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि राजा शिव सिंह की तरह प्रभाव को जानते हैं, अतः वे अपनी पत्नी लक्ष्मा देवी वे अपनी लक्ष्मा देवी के साथ रमण करते हैं। इसलिए ये कुछ कहा गया, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया भाई कि प्रसंग व्याख्या आपको जो है वो इस तरीके से लिखनी है। और उसके बाद में सबसे आखिरी पॉइंट आएगा आपका काव्यगत विशेषताओं के बारे में। तो काव्यगत विशेषताओं के बारे में आपको कुछ 4 से 5 पॉइंट लिख देने हैं, जैसे कि इस पूरे प्रसंग में नायिका की जो विरह वेदना है इसका सुंदर चित्रण किया है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे ये मात्रा गलत है। उसके बाद है भाषा शैली कैसी है भाई, तो मैथिली भाषा शैली है। रस कैसा है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे श्रृंगार का जो वियोग रस है इसका उपयोग किया गया है, ठीक है। धनी धिन धिन इसमें अनुप्रास अलंकार है। गुनी गानी छन छन इसमें विपसा अलंकार है। विरह का अतिशयोक्ति पूर्ण वर्ण, अतिशयोक्ति यानी कि बढ़ा चढ़ा के किया गया वर्णन। गुण कैसा है, माधुर्य यानी कि बहुत ही मधुर गुण यहाँ पे देखा जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें ये आप इसकी विशेषताओं के संबंध में लिखेंगे। अब जो हमारा दूसरा यहाँ पे काव्य आता है उसको हम पढ़ते हैं, फिर आगे देखेंगे। काव्य ये है, आह वेदना मिली विदाई, मैंने ब्रह्मवश जीवन संचित मधुकारियों की भीख लुटाए। छंद्या थे छल छल थे संध्या के श्रमकण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। तो अब इसको समझते हैं भाई इसका क्या मतलब है और इसको कैसे करेंगे। तो सिंपल सा वही लिख दिया पहले, आहा वेदना मिली विदाई, उसके बाद में आखिरी के जो पॉइंट थे निर्वता अनंत अनंत अंगड़ाई, ठीक है। आंसर में सबसे पहले संदर्भ। तो उपरोक्त पंक्तियां कक्षा 12 के हिंदी विषय की जो किताब अंतरा है इसके काव्य जिसका नाम है देवसेना के गीत से अवतरित है, जिसके कवि जयशंकर प्रसाद। अब प्रसंग में क्या कहा गया है, तो प्रसंग में देवसेना स्कंदगुप्त के प्रेम से निराश होकर जीवन भर भ्रम में जीती रही थी तथा विषम परिस्थितियों में संघर्ष करती रही। इस गीत के माध्यम से वह अपने अनुभवों में अर्जित वेदनामय क्षणों को याद करके दुखी हो रही है, ठीक है। अब व्याख्या कैसे करेंगे, तो व्याख्या करेंगे कि देवसेना कहती है कि मुझ जीवन को अंतिम क्षणों में दुख और पीड़ा के अलावा कुछ भी नहीं मिला। यानी कि मुझ जैसी लाचार स्त्री को जीवन के अंतिम क्षणों में भी दुख और पीड़ा के अलावा कुछ नहीं मिला। वह यानी कि देवसेना स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी, लेकिन देवसेना इस भ्रम में थी कि स्कंदगुप्त उससे प्रेम करता है और कभी ना कभी तो वो एक बार उससे मिलने के लिए आएगा और उसके प्रेम को समझेगा। उसने अपने जीवन भर की जो अभिलाषाएं थी वो सभी की सभी अभिलाषाएं स्कंदगुप्त के प्रेम में लुटा दी। इसी कारण अब मेरे अंदर से ये प्रेम का भाव हट चुका है। मैंने अपना पूरा का पूरा जो जीवन है वो देश की सेवा के लिए समर्पित कर दिया है, अर्थात अपने जीवन की जो मधुर यादें हैं उनको दान कर दिया है। वह कहती है कि उसके दुख से दुखी होकर ऐसा लगता है कि यह शाम भी आंसू बहा रही है। यानी कि वह अपने जीवन के दुखों से लड़ते 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 अब थक गई है
और अपने जीवन के सारे दुखों संघर्षों के बीच में बिताया हुआ, उसके साथ में बस एक ही चीज थी, वो था एक ही साथी, उसका था अकेलापन। उसने पूरा का पूरा जीवन इस अकेलेपन के साथ में ही गुजार दिया जब स्कंदगुप्त ने उसको मना किया था। ठीक है, तो ये कहानी आप देखेंगे इस तरीके से, बाकी आपको समझ में आ ही गया होगा। अब इसकी काव्यगत विशेषताओं की बात करेंगे तो क्या क्या बताया गया इसके बारे में। तो सबसे पहले तो किस बात का चित्रण है, तो देवसेना की जो विरह दशा है वो हतोत्साहित हो रही है, उसकी मन स्थिति को दर्शा रही है। भाषा कहती है तो भाई भाषा सरल है और विषय के अनुकूल है, सरस और तत्सम प्रधान खड़ी बोली का उपयोग किया गया है। अलंकार मानवीकरण अलंकार है, रूपक अनुप्रास अलंकार। उदाहरण पता है तो उदाहरण लिख देना। रस करुणा रस है, छंद मुक्त कविता है और बिंबों का उपयोग किया गया गांव विपिन विहाग की तान, ये बिंब यहाँ पे दर्शा। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ये जो बेसिकली सैपसिंग व्याख्या है वो यहाँ पे कंप्लीट है। ठीक है, तो दो सैपसिंग व्याख्या थी बच्चों, और दोनों ही मैंने आपको जितना हो सकता है उतना आसान तरीके से आपको समझा दिया। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पे ये आएगा हमारा न्यू वाला। अब हम जो हमारा दूसरा पेपर था उसको देख लेते हैं। तो ये आप चाहो तो इसे पढ़ लेना। ठीक है, ये जो आपका पार्ट है इसे आप पढ़ लेना वैसे तो, बाकी मैं आपको सीधा आंसर बताता हूँ कैसे लिखना है। ये रहा बेसिक, वही 3 से 4 लाइन पहले उठा ली। उसके बाद में संदर्भ की भाई कहाँ से लिया गया है, तो बनारस से लिया गया है। केदारनाथ जी कवि हैं। बनारस के शहर की जागृति उल्लास इसको यहाँ पे दर्शाया गया है। तो इसे ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है ना, पिछली वीडियो में। बस आप इसे जो है वो यहाँ से रीड आउट कर लो। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप यहाँ से बेसिकली रीड आउट कर सकते हैं बाकी। ठीक है, तो ये पार्ट था। दूसरा बेसिकली था ये बौद्ध नान वाला, तो इसको आपने इस तरीके से लिखना था, संदर्भ रंग और उसके बाद में व्याख्या। व्याख्या कैसे लिखनी है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। पहले इतना लिखेंगे और उसके बाद में यहाँ से फिर जो है इतना लिख देंगे। ठीक है, ये पार्ट हो जाएगा आपका यहाँ पे कंप्लीट। फिर काव्यगत विशेषता आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर बेसिकली 12 वाला, इसको देखेंगे। तो पहले जो हमारा नया पेपर है हम इसको समझते हैं। ठीक है, देखिए तो पहला क्वेश्चन है भाई, 2-2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन है, आपको 2 का उत्तर देना है। संभव और पारो के द्वारा लगाई मनोकामना की गांठ का क्या परिणाम रहा, स्पष्ट कीजिए। यानी कि आप सभी को पता है संभव और पारो ने मंशा देवी पर मनोकामना की गांठ लगाई थी, धागा बांधा था, तो उसका क्या परिणाम हुआ। तो लिखेंगे संभव और पारो की मुलाकात ने दोनों के हृदय में प्रेम का अंकुरण उत्पन्न किया और दोनों ही कल्पना और सपनों में पंख सजाने लगे। कि जब दोनों पहली बार एक दूसरे को देखते हैं तो दोनों एक दूसरे में खो से जाते हैं, सपनों ही सपनों में वो अपने पंख सजाने लगते हैं, हम मिलेंगे और हम साथ में रहेंगे, कुछ कुछ ऐसा जैसा कि आज की रिलेशनशिप में होता है। ठीक है ना, ठीक उसी तरीके से तो प्रेम के प्रथम आकर्षण में बंधे दोनों ही एक दूसरे को दो बार देखने की कामना करने लगे। पहले देखा, ठीक है, आकर्षित हो गए, और ये रियल लाइफ में भी होता है, आप किसी को देखते हो आकर्षित हो जाते हो तो आपका मन करता है कि काश काश एक बार सिर्फ इसे देखने को मिल जाता। ठीक है, तो ये चीज है। मंशा देवी पर मनोकामना का लाल पीला धागा बांधते हुए दोनों ने अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पे मन ही मन एक दूसरे से मिलने की इच्छा प्रकट की, और फाइनली ये जो इच्छा थी वो पूरी भी होती है। जैसे ही मनोकामना की बांध बांध के बाहर निकलते हैं तो मंदिर से बाहर निकलते ही एक दूसरे को सामने पाकर उन्हें बहुत ही आश्चर्य होता है और बहुत ही सुख भी होता है। प्रथम दृष्टि का आकर्षण प्रेम में परिवर्तित पहले ही हो चुका था। लड़की का नाम पारो सुनते ही संभव ने अपना नाम संभव देवदास बताया। ठीक है, संभव देवदास बताया, जो इस बात का द्योतक था कि उसने जो प्रेमी की गांठ बांधी थी वह और अधिक दृढ़ हो चुकी और अधिक स्थायी बेसिकली ताकतवर हो चुकी है, और इसी वजह से पारो और संभव का मनोकामना की गांठ के प्रति, मंशा देवी के प्रति भक्ति का और उनके उनके प्रेम के प्रति बहुत ही जो विचार थे और ज्यादा प्रबल हुए। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी कहानी थी। इसे आप अपनी रियल लाइफ से भी कॉन्ट्रास्ट कर सकते हो। ठीक है, ये पार्ट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं भाई कि लेखक ने धर्म का रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जों का दृष्टांत क्यों चुना। तो भाई देखते हैं भाई क्यों चुना था। तो लिखेंगे अच्छा तीसरे पे आ गया क्या, चलिए कोई दिक्कत नहीं, तीसरे पे आ चुका है। लेखक ने धर्म का रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जे का उदाहरण दिया क्योंकि उन्होंने घड़ी को केवल एक समय बताने वाली मशीन समझाने तक ही सीमित नहीं रखा। यानी कि घड़ी जो होती है वो केवल एक ऐसी मशीन नहीं है जो केवल आपको समय बताए, बल्कि घड़ी को खोलकर देखो उसमें कहीं कचरा तो नहीं है, कहीं वो खराब तो नहीं हो रही, उसकी साफ सफाई करो, उसके हर एक पुर्जे के बारे में आपको जानकारी हासिल करनी चाहिए, और ये सभी का अधिकार भी होता है। कि किसी तरीके से धर्म से संबंधित आप केवल जो धर्म उपदेशक लोग हैं उन तक सीमित ना रहें, बल्कि हमारे
बहुत सारे जो पौराणिक धर्म ग्रंथ है आपको उन्हें पढ़ना चाहिए, उनसे जानकारी लेनी चाहिए। ठीक है, आपको हर एक वस्तु का, हर एक धर्म में धार्मिक पॉइंट का, बेस का जानकारी होनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये बात यहाँ पे बताइए। उसके बाद में यहाँ पे पॉइंट नंबर जो वो थोड़ा मिस्टेक हो गया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, गा दिया हुआ है कि कोटज क्या केवल जी रहा है, लेखक ने यह प्रश्न उठाकर किन मानवीय कमजोरियों की टिप्पणी की है। ठीक है, तो देखेंगे भाई ये जो प्रश्न है क्या कि केवल जी रहा है, ये जो केवल जी रहा शब्द है ना, इससे ऐसा लगता है जैसे कोई मजबूरी में जी रहा हो। ठीक है, लेकिन कुटज के साथ ऐसा नहीं था। कुटज अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, अपने बल पर जी रहा था। ठीक है, और केवल जी ही नहीं रहा था बल्कि शांत से स्वावलंबन के साथ जी रहा था। बेसिकली देखो, लेखक जो है उसने एक प्रश्न उठाया कि कुटज जो है वो क्या केवल जी रहा है, तो इसके माध्यम से उसने समाज के लोगों के प्रति क्या कहा है ये पूछा गया है। तो केवल जी रहा है इसका मतलब क्या, ऐसा नहीं है कि कोई मजबूरी में जी रहा है। यहाँ पे कुटज जो है वो बेसिकली स्वाभिमान से, इच्छा शक्ति से, बल से, सकारात्मक सोच से, शांत से, स्वावलंबन से जी रहा है। अब जो उसने मानव के बारे में बात की, कमजोरियों पे जो प्रकाश डाला वो ये है कि बहुत से लोग जीना चाहते हैं, वो केवल इसलिए व्यवस्था पूर्वक जीते, उनमें जीने की इच्छा शक्ति की कमी होती है। ऐसे लोगों में संघर्ष का अभाव होता है, जिनके अंदर जीने की कोई इच्छा नहीं होती। ठीक है, वो कहते हैं चलो जो मिल रहा है बस चलता रहे, खाना पीना चल रहा है ना बस चलता रहे, उनके अंदर कोई इच्छा शक्ति ही नहीं होती, तो उनका मतलब है केवल जी रहा है। ठीक है, वो उसी में संतुष्ट हो जाते हैं। वे कठिन परिस्थितियों से टकराकर अपना प्राप्य वसूल नहीं कर पाते, और कोई लक्ष्य अगर निर्धारित भी करते, पहले तो करते नहीं, करते भी हैं, कोई वादा ही तोड़ दिया बस बैठ गए फिर से। ठीक है, वे मन से पूरी तरीके से हार चुके। जब तक वे अपनी इस प्रवृत्ति को नहीं त्यागेंगे तब तक वे जीवन का आनंद नहीं उठा पाएंगे। ठीक है, इसीलिए कई बार कहा गया है कि क्या कहा गया था मैं भूल गया वैसे, हाँ, जब तक रिस्क नहीं लोगे तब तक आप आगे नहीं उठोगे। अगर रिस्क लोगे या तो आप गिरोगे, और गिरोगे तो आपको दूसरी बार उठने के लिए बहुत अच्छा एक सकारात्मक सोच मिलेगी। ठीक है, लेकिन अगर आपने रिस्क लिया, एक तो गिरोगे, ये वाला हो गया, दूसरा इसका पार्ट है कि आप सफल भी हो सकते हो। ठीक है, गिरे तो दोबारा उठने की आप कोशिश करेंगे, तो आप एक नए जोश के साथ में कोशिश करेंगे, और सफल हुए फिर तो सफल हो ही गए आप, सिंपल है। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन हो गए आपके क्वेश्चन नंबर हमारे 12 के। ओके, अब इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद में ये हमारे न्यू की जो है यानी कि नए पेपर की सेक्शन व्याख्या जाएगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो भाई पहला दिया हुआ है 12वां क्वेश्चन कि प्रकृति के कारण विस्थापन, औद्योगिकरण के कारण विस्थापन में क्या अंतर है। अब देखिए इनके जो क्वेश्चन आंसर है उससे मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ, आप चाहें तो पढ़ लेना। ठीक है, तो बेसिकली देखो प्रकृति के कारण का क्या मतलब है। तो प्रकृति के कारण में संबंध ये है कि जब भी कोई प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकंप वगैरह आती है, तो ऐसे में लोग कुछ टाइम पीरियड के लिए वहां से चले जाते हैं, और जैसे आपदा वगैरह हटती है वो वापस से उस जगह पे आ जाते हैं, अपने घर में रहने लगते हैं। लेकिन औद्योगिकरण जब होता है तो इसकी वजह से जो लोग विस्थापित होते हैं, वहां पे उनके मूल जगह पे जहां से लोग गए हैं वहां पे कोई उद्योग लग गया, उसके बाद में कभी भी वो वहां पर नहीं रह पाते, और जो लोग उन्हें वहां से हटाते हैं वो कतई उनको दूसरी जगह स्थापित भी नहीं करते। ठीक है, तो प्राकृतिक वातावरण यानी कि दोबारा आ सकते हैं, लेकिन औद्योगिक यानी कि दोबारा नहीं बच सकते। ठीक, दूसरा क्वेश्चन ये है बच्चों कि जलालगढ़ पहुंचने के बाद बड़ी बहुरिया के सामने हरगोविंद ने क्या संकल्प लिया, इससे उसकी कौन सी शिक्षा उद्घाटित होती है। तो बेसिकली जलालगढ़ पहुंचने के बाद में बड़ी बहुरिया के सामने हरगोविंद ने संकल्प लिया कि अब से मैं तुम्हें कोई कष्ट नहीं होने दूंगा, बड़ी बहुरिया का सारा काम अब मैं करूंगा। बड़ी बहुरिया उसकी माँ है, उसके सारे गांव की माँ है, अब उसे छोड़कर, इस गांव को छोड़कर जाने की आवश्यकता नहीं है। हरगोविंद की इस बात से उसका कर्तव्य स्वाभिमानी व्यक्ति उसके होने का यहाँ पे पता चलता है, उसके चरित्र को और ज्यादा मजबूती मिलती है, ये पता चलता। ठीक, उसके बाद तीसरा है कि लेखक का हिंदी साहित्य के प्रति झुकाव किस प्रकार से बढ़ता गया, प्रेमचंद की छाया स्मृति पाठ के आधार पर बताइए। तो आप इस क्वेश्चन के आंसर को इजीली यहां से रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन के आंसर को इजीली आप यहां से रीड आउट कर सकते हैं। बाकी आगे चलेंगे तो आगे जो है वो हमारी आएगी सह प्रसंग व्याख्या। ठीक है, तो अब ये सह प्रसंग व्याख्या बेसिकली किसकी है, गद्यांश की। तो गद्यांश के संबंध में सह प्रसंग व्याख्या कैसे लिखेंगे आगे देखेंगे। तो सबसे पहले नए वाले की देखते हैं, लिखेंगे, पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, कितना टाइम हो चुका है, ओके 50 मिनट, अभी कम से कम हमें 20 से 25 मिनट और लगेंगे। ठीक है, टाइम हो चुका है। ठीक है,
अगले दिन मैंने कुत्तों के एक बड़े जुलूस को देखा जो कभी हंसते गाते और कभी विरोध में चीखते चिल्लाते। उनकी बड़ी बड़ी लाल जीभें निकली हुई थी, पर सब दुम दबाए थे। कुत्तों का यह जुलूस शेर के मुंह की तरफ बढ़ा जा रहा था। मैंने चीखकर कुत्तों को रोकना चाहा, पर वे नहीं रुके। उन्होंने मेरी बात अनसुनी कर दी। वे सीधे शेर के मुंह में चले गए। कुछ दिनों के बाद मैंने सुना कि शेर अहिंसा और सह अस्तित्ववाद का एक जबरदस्त समर्थक है, इसीलिए जंगली जानवरों का शिकार नहीं करता। मैं सोचने लगा, शायद शेर के पेट में वे सारी चीजें इसलिए लोग वहां जाते हैं। और मैं एक दिन एक शेर के पास गया। शेर आंखें बंद किए पड़ा था। तब उसका स्टाफ ऑफिस का काम निपटा रहा था। मैंने वहां पूछा, क्या यह सच है कि शेर साहब के पेट के अंदर में रोजगार है? ठीक है, अब इसी तरीके से हमें ये व्याख्या करनी है। तो लिखेंगे, अगले दिन मैंने डैश 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 रोजगार का दफ्तर। फिर से वही 4 पॉइंट। सबसे पहले आएगा संदर्भ। तो प्रस्तुत पंक्तियां कक्षा 12 के हिंदी विषय की किताब अंतरा की जो लघु कथा है शेर, इससे अवतरित है, जिसके लेखक है अजगर वजाहत। प्रसंग क्या है? तो इन पंक्तियों में शेर को व्यवस्था का प्रतीक बताया गया है, माना गया है। यहाँ पे लेखक ने दिखावा करने वाले और सत्ता का साथ देने वाले चापलूस जो लोग हैं, इन पर व्यंग किया है। ठीक है, अब इसकी व्याख्या कैसे करेंगे? तो व्याख्या देखिए, काफी छोटी मैंने नहीं रखी, वैसे तो अभी बड़ी है। ठीक है, अब इसके लिए मुझे अपना चित्र छोटा करना। हाँ, ठीक है। लेखक कहता है कि छोटे छोटे जानवरों को विभिन्न प्रलोभनों में फंसाकर शेर के मुंह में जाते हुए देखा। लेखक कहता है कि मैंने छोटे छोटे से जानवर हैं उन तक को प्रलोभन यानी कि लोभ में आकर उन शेर के मुंह में जाते हुए देखा है। कुत्तों का समूह जो कभी सत्ता के विरोध में नारे लगा रहा था, कभी हंस रहा था, कभी गा रहा था, वह भी आज इस शेर की व्यवस्था से डरकर शेर के मुंह में जा रहा है। अर्थात व्यवस्था का विरोध करने वालों का ये समूह व्यवस्था की शक्ति के आगे विवश है, उनका समर्थन करने तथा उनकी आज्ञा मानने के लिए विवश है, क्योंकि ये राजनीति कहलाती है। लेखक के अनुसार छंदम क्रांतिकारी है। लेखक के अनुसार लेखक के अनुसार ये जो छंद है वो क्रांतिकारी है, जो दिखावा तो सत्ता का विरोध कर रहे हैं, किंतु भीतर ही भीतर वे दुम दबाकर उनका समर्थन भी कर रहे हैं। शेर को अहिंसावादी और सभी के अस्तित्व की रक्षा करने वाला घोषित कर दिया गया है। लेखक ने शेर के कार्यालय में जाकर उसके कर्मचारियों से रोजगार दफ्तर के बारे में पूछा, तो कर्मचारी उन सुविधा भोगियों और चापलूसों का प्रतीक है जो केवल अपना ही स्वार्थ सिद्ध करते रहते हैं। कर्मचारियों के अनुसार जनता को यह विश्वास है कि जनता के विश्वास है, फिर यह विश्वास दिलाया गया है कि शेर का मुंह ही सारे सुखों को देने वाला है, अर्थात व्यवस्था और सत्ता ही तुम्हारे सुखों को दूर करेगी। सच्चाई यह है कि प्रमाण द्वारा यह सिद्ध होता है कि व्यवस्था के कारण सारी समस्याएं हैं, किंतु लोगों ने प्रमाण से अधिक विश्वास को महत्व दिया है। ठीक है, समझ गए? तो ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। चौथे पॉइंट में लिख देंगे इसके विशेष। तो भैया विशेष क्या क्या है? विशेष ये है कि लेखक ने प्रतीक के माध्यम से जो सत्ता वाली व्यवस्था है इस पर व्यंग किया है। ठीक है, शेर व्यवस्था का प्रतीक है, कुत्तों का समूह झूठे क्रांतिकारियों का, कर्मचारियों का, सुविधाभोगी चापलूसों का, और छोटे छोटे आम जानवर जनता का प्रतीक। ठीक है, यानी कि जो कुत्तों का समूह है ये क्रांतिकारियों का, कर्मचारी जो है ये सुविधाभोगी चापलूसों का, और जो छोटे छोटे जानवर वो जनता का प्रतीक है। छोटे छोटे जो संवाद है उनमें बहुत गहन बात छुपी हुई है। भाषा सादगीपूर्ण और चिंतन वाली है। व्यंग्यात्मक शैली का यहाँ पे प्रयोग किया गया। ठीक है, तो ये आपकी सेप्शन व्याख्या हो गई बच्चों इस पार्ट की। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बात करेंगे हम इसके अगले पार्ट की, जो कि हमारा न्यू वाला है। अभी हम देखेंगे इसको, पहले इसके क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। तो अब देख सकते हैं कि दुख और मन तो मन के विकल्प हैं, मतलब ये आप इसे पढ़ लो कि दुख और सुख तो मन के विकल्प हैं। सुखी वही है जिसका मन वश में है, दुखी वही है जिसका मन परवश है। परवश होने का अर्थ है कुष्माद करना, दांत निपोड़ना, चटुकारिता, हाँ हजूरी, जिसका मन हो इस तरीके से पढ़ लेना। बाकी संदर्भ और व्याख्या कैसे कर लेंगे? तो संदर्भ में यहाँ पे दे सकते हैं, संज्ञा आप इस तरीके से लिखेंगे। बाकी फिर आती है बात व्याख्या करने की। तो व्याख्या के संबंध में आपको क्या करना है, जो पॉइंट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपको व्याख्या करने का जो पार्ट है वो इजीली आप यहाँ से देख सकते हैं। ये आपको व्याख्या करनी है पूरी की पूरी। ठीक, उसके बाद में फिर इसका विशेष आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, वेल अब जो है वो आएगा हमारा यहाँ पे जो अव्यक्ति माध्यम वाला पार्ट है उसके क्वेश्चन। ठीक है, पहले न्यू की बात करेंगे फिर ओल्ड की बात करेंगे। ओके,
ऑलरेडी हमारे 55 मिनट हो चुके हैं, 54 मिनट 38 सेकंड 40 सेकंड, ठीक है। अभी 10 से 15 मिनट और लगेंगे हमको, यानी कि 1 घंटे 10 या 5 में हमारी वीडियो खत्म हो, ठीक। चलिए, तो पहला क्वेश्चन ये है कि विस्कोहर की माटी पाठ के आधार पर प्रकृति, नारी और सौंदर्य संबंधी लेखक की मान्यताएं बताते हुए फूल का विशेष लिखिए, ठीक है। बेसिकली क्या बताना है हमें, यहाँ पे ये बताना है कि विस्कोहर की माटी पाठ के आधार पे प्रकृति, नारी और सौंदर्य संबंधी जो लेखक की मान्यता है ये आपको बतानी है, ठीक है। तो एक पार्ट आपका ये हो गया, और इसी में एक दूसरा क्वेश्चन ऐड कर दिया गया है कि जो फूल है उसकी आपको विशेषताएं बतानी, ठीक है। तो दो क्वेश्चन एक ही में ऐड कर दिए गए दिमाग लगा के, ठीक है। चलिए, तो देखते हैं, पहले पार्ट का आंसर यहां से शुरू करेंगे कि लेखक की प्रकृति, नारी और सौंदर्य संबंधी कई मान्यताएं, ये मान्यताएं आपस में मिली जुली हुई हैं। कैसे भाई? तो लिखेंगे कि जब लेखक 10 वर्ष का था तब उसने एक ऐसी स्त्री को देखा था जो कि उसे 10 वर्ष बड़ी थी और उसका सौंदर्य, उसकी सुंदरता, उसकी मनमोहक छवि बहुत ही अद्भुत थी। संतोषी भाई के घर के बाहर आंगन थी जो जूही की लता, एक बेल होती है बेसिकली, जो जूही की लता लगी थी, उससे आने वाली सुगंध लेखक के प्राणों तक महक गई। तो क्या क्या, एक तो जो उसने 10 अपने, जब ये लेखक 10 वर्ष का था उसने अपने 10 वर्ष से और 10 वर्ष बड़ी ये अराउंड 20 से 22 साल की महिला को देखा, उस स्त्री को देखा जिसका सौंदर्य बहुत ही अद्भुत था। और दूसरा, जूही की लता देखी जिसकी सुगंध बहुत ज्यादा अच्छी थी, जो प्राणों तक उसको महका रही थी। साथ ही लेखक चांदनी रात में लता पर जो खिलने वाली चांदनी होती है इसको देखता है। तो इन सभी बातों से उसको यह प्रतीत होता है कि मानो चांदनी जूही के फूलों के रूप में लता से उगाई हो। यह लेखक की प्रकृति की जूही, खुशबू, लता स्त्री के रूप में देखता है, ठीक है। उसके लिए यह अलग नहीं है, ठीक है ना। तो ये उसकी मान्यताएं हैं। लेखक के लिए चांदनी, जूही, लता, उसकी खुशबू, स्त्री, ये सभी उसके लिए एक ही है, उसकी मान्यताएं एक ही। हालांकि मान्यता लिख देता है लेकिन जो चरित्र है वो एक ही है, ठीक है। अब इसमें जो दूसरा क्वेश्चन वो बन गया ये कि विस्कोहर मार्ट के पाठ के आधार पर बताइए जो फूल है, ठीक है। विस्कोहर मार्ट की पार्टी के आधार पर बताइए फूल की विशेषता लिखी। तो मैंने दो क्वेश्चन एक ही में ऐड कर दिए, है ना, ताकि एक बार में दो क्वेश्चन समझा जा सके। हालांकि ये क्वेश्चन आपसे दो नहीं पूछे जाएंगे, तोड़ तोड़ के अगर पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो लिखेंगे फूल, फूल केवल हमें सुगंध, महक, गंध नहीं देते बल्कि वह दवा का काम भी करते हैं। जैसे कि वह भरमंडा नामक फूल का यहाँ पे वर्णन करता है। इस फूल से निकलने वाला दूध जब गर्मियों के टाइम पे आंखें आती हैं तो उस समय आंखों पे लगाने पर यह दवा का काम करता है। इससे आंखों में निचोड़ देने से आंख की बीमारी बहुत ज्यादा हद तक सही हो जाती है। नीम के फूल चेचक के मरीज को ठीक कर देते हैं। बेर के फूल को सूंघने मात्र से बदे ततैये का जो डंक होता है वो अपने आप ही चढ़ जाता है। आपको कोई बदे ततैया का डंक वगैरह काट ले तो बेर का जो फूल होता है, ठीक है, आप गूगल पे सर्च करना बेर का फूल, उस तरीके का मिलेगा। तो जब भी आपको कोई मधुमक्खी वगैरह काट लेना, ये रियल लाइफ की एक फैक्ट है बेसिकली, कभी काट ले तो उसका जो महक होती है वो सूंघ लेना, तो जहाँ पे डंक वगैरह खाया होगा ना वो ऑटोमेटिक निकल जाएगा, बस दर्द रह जाएगा लेकिन वो डंक निकल जाएगा, ठीक है, सूजन नहीं आगे बढ़ेगा। तो ये चीज है, ओके। अब इसी में सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों हमारा कि धरती का वातावरण गर्म क्यों हो रहा है? इसके गर्म होने में यूरोप और अमेरिका की भूमिका लिखिए। बिल्कुल सिंपल से, आप सभी को इसका आंसर पता होगा, फिर भी आपको समझा देता हूं। वातावरण के गर्म होने का कारण, आज जिस तरीके से हमने औद्योगिक विकास किया है तो इसकी वजह से औद्योगिक विकास के चलते उद्योग धंधे, कल कारखाने और तेजी से विकसित हो रहे हैं। तो इसकी वजह से वातावरण में जो गर्म करने वाली गैसें हैं ये तेजी से निकलती जा रही हैं। ये गैसें वातावरण के तापमान में कई डिग्री का तापमान बढ़ा देती हैं, जिसकी वजह से आप देखेंगे ओजोन परत में छेद हो गया, जिसकी वजह से जो पैरावैग्निक किरणें हैं वो सूर्य से लेकर पृथ्वी तक आती है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत सारी बीमारियां होती है। ये किस लिए हो रहा है? क्योंकि हमारा जो वातावरण वो गर्म होता चला जा रहा है, ठीक है ना। अब जो है यूरोप और अमेरिका की भूमिका क्या है? तो भाई बहुत सी भूमिका है कि यूरोप और अमेरिका ये बेसिकली यूरोपीय देश और अमेरिकन जो देश है, कंट्रीज है बेसिकली, यूरोप महाद्वीप के देश और अमेरिकन जो देश है मोस्टली, इन सभी देश है ये बेसिकली ऑलरेडी विकसित हो चुके हैं। तो आपने वो जो 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन वगैरह हुआ था ना, उसका पाठ अगर आपको याद होगा तो उसमें ये बताया गया था कि जिस तरीके से वातावरण गर्म होता चला जा रहा है, आगे अगर हमने इसको नहीं रोका
तो ये एक बहुत बड़ी आपदा बन के उभरेगा। ऑलरेडी आपदा है ही, फिर ऐसे उभरेगा कि इसको रोक नहीं पाओगे। तो यूरोप और अमेरिका की भूमिका ये है कि ये ऑलरेडी विकसित हो चुके हैं, तो इन्होंने हानिकारक गैसें ज्यादातर यहीं से आई हैं, ठीक है, क्योंकि अपने इतिहास के तौर पे, इतिहास के टाइम पे, इतिहास के पीरियड में जब ये विकास कर रहे थे, तो इन्होंने इतनी ज्यादा हानिकारक गैसों का उत्सर्जन किया जिससे आज का हमारा वातावरण बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है। ठीक है, इन देशों ने उद्योगों को लगातार बहुत ज्यादा प्रदूषित किया, जिससे वातावरण भी प्रदूषित होता चला गया। ठीक है, मेन आंसर आपका ये है। लेकिन आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि भाई वातावरण गर्म होने से हानियां क्या हैं और इसे रोकने के क्या उपाय हैं। तो हानियां देखेंगे क्या क्या है भाई। तो बेसिकली जो वातावरण होता है, वातावरण के गर्म होने के कारण समुद्रों का तापमान बढ़ जाता है, हमारे वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, पानी गर्म हो जाता है, धरती के जो ध्रुव होते हैं, यहाँ से जो बेसिकली बर्फ होती है वो पिघलने लगती है, जिसकी वजह से नदियां, बाढ़, तूफान और सूखा वगैरह ये सभी पड़ने लगते हैं। लोगों को तरह तरह की बीमारियां होने लगती हैं और पर्यावरण असंतुलित हो जाता है। ठीक है, ये पार्ट है। उसके बाद में इसे रोका कैसे जा सकता है भाई। तो रोकने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसे ऊपर ले जाना पड़ेगा। हाँ, रोकने के लिए आप ये देख सकते हैं कि इन हानियों से बचने के लिए हमें प्रकृति के विकास के साथ लेके चलना होगा। यानी कि हमें जो है, हम अपना जिस तरीके से विकास कर रहे हैं, अच्छी बात है विकास करना, लेकिन हमें विकास के तरीके, रास्ते इस तरीके से अपनाने चाहिए ताकि प्रकृति को नुकसान ना हो। उद्योग धंधों में हमें ऐसा विकल्प चुनना चाहिए जिससे हमारे पर्यावरण को हानि ना पहुंचे। ठीक है, जैसे बंजर धरती पे औद्योगिकरण किया जाना चाहिए। ठीक है, बेवजह जंगल वगैरह को काटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर था, जो कि आपको आई होप इस तरीके से समझ में आ चुका। ठीक है बच्चों, आई होप आप समझ गए होंगे। वेल, ये हो गया हमारा यहाँ पे जो हमारा न्यू पेपर था कंप्लीट। ठीक है, एक जो पिछला पेपर था ये आपको समझा देता हूँ एक बार कि आज की सभ्यता इन नदियों को गंदे पानी के नाले कैसे बना रही है। अपना मालवा खाओ झाड़ू सभ्यता के पाट के जाते हुए कैसे बना रही है भाई। इसलिए बना रही है कि कूड़ा कचरा फेंकती है, पूजा की जो सामग्री है वो उसी में फेंक देती है, कल कारखाने, उद्योग वगैरह इनसे निकलने वाला रासायनिक पदार्थ है, नदियों का रखरखाव नहीं रखा जाता है, इसके प्रति जागरूकता नहीं है, ये सभी कारण इसके बन जाते हैं। बाकी आपको पढ़ना है तो आप इजीली इनको वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। ठीक है, मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ ये पार्ट, आप इन्हें पढ़ लेना। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों कि तो हम 100 लाख बार बनाएंगे, इन कथन के संदर्भ में सूरदास के चरित्र की विवेचना कीजिए। तो हम 100 लाख बार बनाएंगे, इस तरीके से लिखेंगे। हार न मानने की प्रवृत्ति, ये कर्मशील और मेहनती व्यक्ति है, निर्णय लेने की इसके अंतर्गत क्षमता है, साथ ही हृदय जो है इसका बहुत ही परोपकारी है और आशावादी इसका दृष्टिकोण है। ये चीजें आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा दूसरा पेपर भी हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आज का जो पेपर था, ठीक है, एक वो पेपर जो कि हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं एक न्यू था। ठीक है, और एक जो दूसरा पेपर था वो पेपर भी मैंने आपको यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया। ठीक है, एंड आई होप बच्चों कि आप सभी को सब कुछ अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आशा करता हूँ बच्चों कि आप सभी को आज का जो हमारा वीडियो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। हर एक क्वेश्चन आंसर मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया था। ठीक है, एक बार एक पार्ट निकाल लेता हूँ, फिर यहाँ पे हम बाकी बातें करेंगे। हाँ, बेसिकली देखो, आपके रचनात्मक लेखन, सैपसंग व्याख्या, अव्यक्ति माध्यम के क्वेश्चन आंसर हो या फिर किसी भी तरीके के क्वेश्चन आंसर हो, हर एक क्वेश्चन आंसर आपको बहुत अच्छी तरीके से जितना हो सकता था वो मैंने आसान तरीके से यहाँ पे समझाने की कोशिश की थी। एंड आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। वेल, आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो बच्चों तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और हाँ, कमेंट बॉक्स में आप सभी अपना फीडबैक देके जरूर जाइएगा कि यस सर आपने जो भी समझाया है वो समझ में आ गया है हमको। ठीक है, नहीं आए तो भी बताइए। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आप सभी को आपके हिंदी के प्री बोर्ड एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए और अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।